गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपकी सोशल स्टडी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज इन इंडिया पार्ट टू। इससे पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें भी रिसोर्सेज इन इंडिया पार्ट वन का डिस्कस किया था पूरा। उसमें भी कौन कौन से रिसोर्स की बात की थी, जैसे सॉयल था, वाटर थे। आगे के जो रिसोर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको अब डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि हमारा था एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। जो मैंने रिसोर्स का आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था पिछले वीडियोस में, उसमें हमारा एक मिनरल्स और पावर रिसोर्स, ये दोनों अलग अलग रिसोर्स थे। इनको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर से मतलब कहें तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसका बहुत बेस, बहुत कह सकते हैं कि लार्ज एरिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, या एग्रीकल्चर का जो काम है वो किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडियन इकोनॉमी में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारी एग्रीकल्चर का है। कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नरिशेस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब कि पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की 17% यानी 17% पॉपुलेशन जो है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड में 17%, समझने की बात है, पूरे वर्ल्ड की 17% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। यानी कि उसका जो पालन पोषण हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3, 2/3%, ठीक है, कितना परसेंट, 2/3। यानी अगर इंडिया की पॉपुलेशन तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट्स, उसके कितने पार्ट, दो पार्ट कैसे होंगे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो हमें रॉ मटेरियल भी देता है, किसके लिए, क्लॉथिंग के लिए। जैसे कि जो कपड़े बनते हैं उनमें मेनली यूज कॉटन जो होता है, जूट, सिल्क, वूल और वुड पल्प, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से, ठीक है। ये कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए भी एक कह सकते हैं बैकबोन की तरह काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने की भी जरूरत है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीधी सी बात है। खाने के लिए केवल एक टिफिन है, खाने वाले बढ़ते जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो एग्रीकल्चर भी उसी तरह से है। अगर हमारे पास प्रोडक्शन लिमिटेड है, प्रोडक्शन अगर लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फिर क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे स्कीम्स निकालती रहती है। उसके बाद हम बात करें, आपको एक स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। उसके बाद उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन, और दूसरा पार्ट जो रहता है हमारा अकॉर्डिंग टू स्टडी। अगर अकॉर्डिंग टू सीजन की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सीजन में हमारी तीन क्रॉप्स आती हैं। सबसे पहली है खरीफ, दूसरी है रवि और तीसरी है जैद। ये तीन क्रॉप्स जो हमारी आती हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग आती हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टडी की हम बात करें तो एक आता है फूड क्रॉप्स और दूसरी आती है हमारी कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ये जो रहता है वो रेनी सीजन में होता है, मेनली जून और जुलाई में, ठीक है। केवल यही चीज जो याद रखने वाली चीजें मैं आपको उतना ही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। जितना अगर आप सुन रहे हो ध्यान से, इसको अगर मल्टीपल टाइम आप सुन लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, आपको कुछ भी अदर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इसमें क्या याद रखना है, ये कब होती है, तो जो खरीफ की क्रॉप्स हैं वो जून जुलाई यानी रेनी सीजन में हमारे होते हैं। उसके बाद इसको जो कटाई इसकी जो होती है वो कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। उसके बाद ये कौन कौन सी क्रॉप्स रहती हैं, जैसे कि राइस, जवार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, शुगर केन, ये सब हमारी कॉटन, ठीक है, ये सब हमारी कौन सी रहती हैं, खरीफ की क्रॉप्स। दूसरी आती है हमारी रवि क्रॉप्स। रवि क्रॉप्स या राबी क्रॉप्स अगर इनको बोले तो ये अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई होती है, यानी कि इनको लगाया जाता है और इनको काटा जाता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे हमारे वीट है, ठीक है, वेरले है,
मस्टर्ड है, टैबेको है, ये सब हमारी किस में आएंगी, रबी क्रॉप्स में। केवल इतना ही याद रखना है, बुक में तो और भी सारा दिया हुआ है, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, उससे प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। सीधी सी बात है, ज्यादा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं हुआ किसी का, हाँ कम पढ़ने से जरूर नुकसान होता है, ठीक है ना। और एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, इसमें जितना ज्यादा लिख के आओगे नंबर उसी हिसाब से ज्यादा मिलते हैं, ये फैक्ट है। ये बातें नहीं है केवल कि हम तो बहुत सारे लिख के आए थे, लेकिन सेंसिबल तो लिख के आओ, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड, जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स में कौन सा रहता है, इसको हमेशा समर, ठीक है, इसको हमेशा कब बोया जाता है, समर में। या इसको हम बात करें ग्रो कब होती है, ये समर सीजन में ग्रो होती है। मेनली इसमें क्या रहते हैं, वेजिटेबल्स या ग्रीन फॉडर्स, मतलब कि हरी भरी जो सब्जियां रहती हैं वो इसी सीजन में या जेड क्रॉप्स में ही इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए आगे हम बढ़े, तो अभी हमने डिस्कस किया था हमारी खरीफ, रवि एंड जेड, इन तीनों क्रॉप्स को हमने डिस्कस किया कब होती हैं, इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड हैं। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं, तो हमारी दो जो अलग डिस्ट्रीब्यूशन में थी, उसमें थी हमारी, एक थी फूड क्रॉप्स और दूसरी थी कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, वो वाली क्रॉप्स जो कि हमारे फूड का फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे खाने का हिस्सा जो होती हैं, जैसे कि हमारे चावल हैं, ठीक है, रोटी जिससे बनती गेहूं है, ठीक है, ये सब हमारे किसके खाने के कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब हमारी कौन सी हो जाएंगी, फूड क्रॉप्स हो जाएंगे। कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ऐसे क्रॉप्स जिनका यूज हम कैश अर्न करने में या कैश प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रोड्यूस करते हैं इनको, तो वो होते हैं हमारे क्या, कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप। जैसे कि हमारा रहता है कॉटन है, जूट, टी, कॉफी, ये सब हमारे किसमें आएंगे, कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स में। केवल उतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है, जितना आपके समझने के लायक है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसमें। क्यों, क्योंकि एक चीज और है कि कुछ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आपके पास सबके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उनको देखिए। जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई उसमें क्या था, जिससे कि आपको अगर कुछ चीज पहले से पता है, उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से आप कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, तो वो चीजें याद बनी रहेंगी आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाना इस चीज पर। उसके बाद हम आते हैं आपकी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो सारी क्रॉप्स जो भी अभी मैंने आपको बताई हैं, रवि, खरीफ और जैद, फूड एंड कॉमर्शियल, ये सारी क्रॉप्स को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बुक में। ये सारे, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी वीट है, राइस है, बाजरा, वार्ले, ये सब दिए हुए हैं, कहाँ होते हैं, ठीक है, किस जगह पे मेनली इसको ग्रो किया जाता है, तो ये सब दिए हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की। टाइप ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला हमारा आता है जनरल फार्मिंग। जनरल फार्मिंग में क्या आता है, ये जो फार्मिंग रहती है वो हमारी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करती है, ठीक है, मतलब कि हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स, घरेलू जो आवश्यकता है, केवल उनको पूरा करती है, उसमें जनरल फार्मिंग आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक फार्मिंग, दूसरा रहता है हमारा स्पेसिफिक फार्मिंग। इस फार्मिंग में क्या रहता है कि जो फार्मर हैं वो 50% ऑफ द टोटल इनकम, किसका, अपनी टोटल इनकम का 50% या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी कि कमा लेते हैं उससे, ठीक है, वो होती है हमारी स्पेसिफिक फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारा ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ड्राई मतलब कि सूखा, तो ऐसी जगह जहां पे कम रेनफॉल होता है वो होती है हमारी ड्राई फार्मिंग। ऐसी जो फार्मिंग जिसमें कि पानी की थोड़ी कमी रहती है वो होती है हमारी ड्राई फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें कि एनिमल्स रेयरिंग भी इंक्लूड हो, ठीक है, मतलब कि क्रॉप्स भी ग्रो करवा रहे हैं, एनिमल रियरिंग भी हो रही है, तो ये होती है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारा इरिगेटेड फार्मिंग। इरिगेटेड फार्मिंग में मतलब है, इरिगेशन से मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, इरिगेशन का मीन होता है सिंचाई। इरिगेटेड फार्मिंग में मतलब कि जहां पे पानी तो कम हो रहा है, यानी रेनफॉल तो कम हो रहा है, लेकिन अदर वे, यानी कि नहरों से, कुओं से, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन करके वहां पे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग थे आपके, ठीक है, इनको एक बार बुक से पढ़ लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। कहने का मतलब केवल इतना सा है, अगर आप जो भी रोज आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसको उसी दिन आप रिवाइज कर लेंगे, आप नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि फ्री टाइम में हम इसको पढ़ लेंगे, फ्री टाइम में इसको रिवाइज कर लेंगे, बेटा आधे से ज्यादा भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं,
बाहर निकलना जिन लोगों का बंद है, बाहर कोई कोरोना की वजह से जा नहीं रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी आपके लिए जा जाके स्कूल भी जाके या कहीं अदर कैसे भी पूरा सेटअप अवेलेबल करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। और थोड़ी सी आप भी मेहनत करें जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सके, क्योंकि इसमें हमारा प्रॉफिट कम है, आपका प्रॉफिट ज्यादा है। बेटा साल आपकी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो सिलेबस 2 महीने में भी हो जाता है, लेकिन वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहे जिससे कि आपकी पढ़ाई रुके नहीं और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए आप इसको सपोर्ट करें, ठीक है, मेहनत करें। बाकी जो भी डाउट्स आएंगे वो हम आपको लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।